हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1 to 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए है और हम स्टार्ट करेंगे 12 चैप्टर, जो इस क्लास 6 मैथ का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके चैप्टर के साथ ही हमारी क्लास 6 मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो हम करेंगे आज 12 चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेशियो एंड प्रपोर्शन को डिनोट कैसे करते हैं। तो कैसे डिनोट करते हैं? ये रेशियो है, रेशियो को हम 2 डॉट से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शन को किससे डिनोट करते हैं? 4 डॉट से डिनोट करते हैं। देखो, ये रेशियो का सिंबल है और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। रेशियो में कितने डॉट आए हैं? 2 डॉट आए हैं और प्रोपोर्शन में कितने डॉट है? 1 2 3 4। तो जहां भी 2 डॉट दिखे वो तो रेशियो होता है और 4 डॉट दिखे वो प्रोपोर्शन होता है। सबसे पहले हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि हम रेशियो को डिनोट किससे करते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे करते हैं। अब सिंबल पता चल गया। अब हमारे पास माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन होता क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में और यूनिटरी मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशियो के बारे में। व्हाट इज रेशियो? रेशियो होता क्या है? तो हम रेशियो में स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो रेशियो कंपैरिजन ही होता है। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेशियो क्या होता है? किसी भी दो चीज में कंपैरिजन करना क्या होता है? रेशियो कहलाता है। अब हम डेली लाइफ का कोई एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो, कंपैरिजन हम मैनी टाइप से कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बहुत ही मेथड है, जिसमें रेशियो भी एक मेथड होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो लड़कियां हैं, रीना और मीना। वो ड्राइंग नोटबुक ले रखी है, उसमें फ्लावर लगा रही है। उससे फ्लावर को लगा लगा के उसको डेकोरेट कर रही है। तो रीना के पास फ्लावर है, रीना के पास कितने फ्लावर ले लेती हूँ मैं? 20 फ्लावर है, जो उसको ड्राइंग नोटबुक में लगाएगी। और मीना के पास कितने फ्लावर है? 10 फ्लावर है। अभी देखो, दो लड़कियों के पास फ्लावर दे रखे हैं, रीना और मीना। रीना के पास 20 फ्लावर है और मीना के पास 10 फ्लावर है। तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हम कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 माइनस 10 फ्लावर रीना के पास ज्यादा है, ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और हम रेशियो के टर्म में भी कंपैरिजन निकाल सकते हैं। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किस किस का? रीना फ्लावर टू मीना फ्लावर। रीना के पास जो फ्लावर है और मीना के पास जो फ्लावर है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो, ऊपर क्या लिख रखा है? रीना फ्लावर। तो पहले रीना फ्लावर है तो रीना का फ्लावर लिखेंगे। और मीना फ्लावर कितना है? 10। फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 चैप्टर डेसिमल में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था। 7th में भी बताया था फ्रैक्शन में कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0 से 0 कट गई, 2/1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2:1। रीना और मीना का रेशियो कितना आ गया? 2:1 आ गया। क्लियर? तो ये कंपैरिजन का एक तरीका होता है कि रीना के पास
पास मीना से 2 टाइम फ्लावर है। जब मीना के पास 1 है तो रीना के पास 2 है, 2 फ्लावर है। तो ये कंपैरिजन करना ये रेशियो कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके रेशियो को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालेंगे डिस्कस। अब इसमें ये बात तो पता चल गई कि दो चीजों का कंपैरिजन होता है, वो रेशियो कहलाता है। पर वो कंपैरिजन भी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 10 पेन है एक के पास और दूसरे के पास 20 पेंसिल, तो इससे हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे के पास तो 10 पेन है और दूसरे बच्चे के पास 20 पेंसिल है। तो उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर लेंथ दे रखी है, लेंथ का कंपैरिजन करेंगे, ब्रेड्थ दे रखी है तो ब्रेड्थ का कंपैरिजन करेंगे। तो हमेशा रेशियो किसका कंपैरिजन होता है? सेम यूनिट के बीच रेशियो निकलता है, सेम यूनिट का कंपैरिजन करते हैं। अब हम रेशियो में एक और एग्जांपल लेके देखेंगे। एक क्लास 6 क्लास में गर्ल दे रखी है 10 और बॉयज दे रखी है 20। क्लास 6 के एक सेक्शन में 10 गर्ल है और बॉयज कितने दे रखे हैं? 20 दे रखी है। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू नंबर ऑफ बॉयज? हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ गर्ल। 2 का मतलब क्या होता है? ये जो 2 दे रखा है इसका मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स का किसके साथ? नंबर ऑफ बॉयज के साथ। तो 2 का मतलब होता है इज 2, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल का नंबर ऑफ बॉयज से क्या रेशियो हमें। तो हमें पहले क्या दे रखा है? हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो नंबर ऑफ गर्ल दे रखा है, तो नंबर ऑफ गर्ल पहले है तो न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 के बाद ये जो 2 है इससे पहले है, तो मतलब पहले आ रहा है तो पहले न्यूमरेटर लिखा जाता है, और ये बाद में आ रहा है तो बाद में डिनोमिनेटर। तो नंबर ऑफ बॉयज किस में लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दे रखे हैं क्लास में? 10 गर्ल्स दे रखे हैं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं? 20 दे रखी है। अब 10/20 ये रेशियो नहीं हुआ, क्योंकि रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कटने के बाद जो आता है ना वो रेशियो आता है, कि उसके बाद ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कट गया तो 1/2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, 1/2 में ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो रेशियो क्या आ गया? नंबर ऑफ गर्ल का नंबर ऑफ बॉयज के साथ 1/2 रेशियो आ गया, मतलब कि 1/2 आ गया। तो ऐसे हम रेशियो निकालते हैं। जो पहले लिखा होता है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, जो बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और देन हम क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें इसी में ही ये मैंने पहला पार्ट बना दिया था। अब जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप किया जाए, और भी टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। अब मैं पूछ रही हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट। अब इसी में मैंने दूसरा पार्ट बना दिया, अब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, किसका रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ
ऑफ गर्ल, जो 2 है ना, इसका मतलब ही होता है रेशियो। क्लियर? तो इसका मतलब ही रेशियो होता है नंबर ऑफ गर्ल हमें पता है 10 है, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास नहीं दे रखे, पर नंबर ऑफ गर्ल दे रखे 10 है, नंबर ऑफ बॉयज 20 है। तो उस क्लास में गर्ल और बॉयज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, 2 से पहले जो आता है नंबर ऑफ गर्ल, वो तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और 2 के बाद क्या है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं, ये तो हमें पता है, नंबर ऑफ गर्ल तो 10 है, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे क्लास में, या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। गर्ल्स 10 दे रखे, बॉयज 20, तो टोटल कितने हो गए, 10 + 20 30 स्टूडेंट हो गए। अब ये रेशियो नहीं आया है, रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आएगा, तो हम इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अगर हमें इसको कैसे भी लिख सकते हैं 1/3 को, 1:3 भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल का नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट के साथ कितना रेशियो आया है, 1:3 आया है। तो ये हमने डिस्कस किया कि रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटी में, और हम रेशियो निकालने के लिए ऐसे मेथड को यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशियो। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट मतलब कि जो रेशियो इक्वल हो वो निकालना, हमें देखना है कि रेशियो दे रखी है वो इक्विवेलेंट होंगे या नहीं। तो देखो एक रेशियो तो 1:2 दे रखा है, और दूसरा रेशियो 2:4 दे रखा है। ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हमें बताना है। क्लियर? इक्विवेलेंट के लिए दोनों रेशियो क्लियर होने चाहिए। तो 1:2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 2:4 को क्या लिख सकते हैं, 2/4। अब ये देखने में तो दोनों इक्वल दिखाई नहीं दे रहे, पर रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब 2/4, ऊपर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और नीचे भी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, 1/2। ये क्या है, 1/2, और ये भी 1/2, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशियो। ये इक्विवेलेंट रेशियो आ गए। तो इक्विवेलेंट रेशियो आर दोज रेशियो जिनकी वैल्यू विच हैव सेम वैल्यू, मतलब इक्वल वैल्यू। जिन दो रेशियो की इक्वल वैल्यू हो वो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1:3 और 2:6, नहीं 2:8। अब हमें बताना है कि दो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब कि दो रेशियो में कंपैरिजन करके हमें देखना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। अब देख के तो नहीं लग रहा कि इक्विवेलेंट है, तो ये क्या है, 1/3, और ये क्या है, 2/8। क्योंकि रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2:8 को कैसे लिखते हैं, 2/8, ऊपर 2 नीचे 8, आगे वाला न्यूमरेटर में पीछे वाला डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, ये 1/3 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, क्योंकि ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 2/8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, ऊपर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और नीचे भी, तो क्या बच गया, 1/4। अब ये तो 1/3 था, ये 1/4, क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट रेशियो।
नॉन इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्लियर हुआ, जिसमें दोनों रेशियो की वैल्यू सेम आए, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो होता ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। या तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ये दो रेशियो दे रखे, दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आता है, गिवन दैट द इक्विवेलेंट रेशियो, हमारे पास जो रेशियो दिया है वो इक्विवेलेंट है। वी फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमारे पास दो रेशियो दिए हुए हैं और वो दोनों रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। तो हमें बताना है कि जो बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन में भी सॉल्व किए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो सेम टाइप हो जाएगा बिल्कुल। अब ये जो दो रेशियो दे रखे ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। और इक्विवेलेंट रेशियो है तो हमें बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी ये फाइंड आउट करना है। तो ऊपर तो खाली है, ऊपर का रिलेशन तो देखेंगे नहीं, नीचे का देखेंगे। 2 से 10 आया, 2 से 10 कब आता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब 2 से 10 आएगा, किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, क्योंकि 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बॉक्स में क्या आया हमारे पास, 5 आया। कैसे किया, 1/2 दे रखा था, बॉक्स अपॉन 10। अब हमें फाइंड आउट करना है बॉक्स में क्या आएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो है। तो 2 से 10 तक गए, मल्टीप्लाई किया 5 से, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो बॉक्स में क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम 6/4 और यहाँ पर हमारे पास 2 दे रखा है और बॉक्स में फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ये जो रेशियो दे रखी है इक्विवेलेंट रेशियो दे रखी है और हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बॉक्स में क्या नंबर आएगा। तो देखो जो दोनों दे रखा है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये दे रखा है बट ये नहीं दे रखा, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन तो होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर दोनों चीज दी हुई तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे। अब डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, अब इधर 2 है और इधर 4 है, तो छोटे से बड़ा जाओ, 2 से कहाँ जाओ, 4। या तो फिर ऐसे करो, हम 4 से 2 जाएंगे, तो 4 से 2 बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। और छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 4 से 2 कब आएगा, जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर। अगर पता ना चले तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लेना है। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पर क्या आएगा, 2। और ये तो पता चल गया कि डिवाइड करना है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर क्या है, 6, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि जो प्रोसेस डिनोमिनेटर में हो रहा है वही प्रोसेस न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 2 6 का क्या होता है, 3। तो हमारा बॉक्स में क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमने देखा रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं, रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं, और देन इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शनल पे। अब हम करते हैं इसका चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं, 4 डॉट से, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। प्रोपोर्शन को किससे डिनोट करते हैं, 4 डॉट से।
तो ये किसका सिंबल हो गया? प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया। अब प्रोपोर्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। देखो, जब हमने रेशियो की स्टडी की थी तब हमने बताया था कि रेशियो दो चीज का कंपैरिजन होता है, ऐसे ही प्रोपोर्शन दो रेशियो का कंपैरिजन होता है। क्लियर? रेशियो में तो दो चीजों का कंपैरिजन होता है और प्रोपोर्शन में दो रेशियो का कंपैरिजन होता है। और अगर वो दो रेशियो सेम हो तो वो दोनों रेशियो किसमें होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। कुछ क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम बताएंगे डेफिनेशन, तब अच्छी सी क्लियर हो जाएगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है R30:40 and 20:50 in proportion। ये हमने एग्जांपल लिया, हमने दो रेशियो ले लिए 30:40 एंड 20:50 और इन दोनों रेशियो को देखते हुए हमें बताना है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो कैसे करेंगे? देखो, पहला रेशियो क्या है? 30:40। तो 30:40 को क्या लिख सकते हैं? 30/40। रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड में। और 20:50 को कैसे लिख सकते हैं? 20/50। अब 30/40 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, ऊपर नीचे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 3/4 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3/4 किसमें हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये यहाँ पर जीरो कैंसिल हो रही है, 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। अब क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। जब दो रेशियो बराबर नहीं होंगे तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अगर दो रेशियो की वैल्यू बराबर आ रही है तो वो प्रोपोर्शन में होंगी। जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10:20 और 30:60। हमने दो रेशियो, प्रोपोर्शन के लिए दो रेशियो होने चाहिए हमारे पास। अब हमने दो रेशियो ले लिए, 10:20 को 10/20 लिख सकते हैं, 30:60 को 30/60 लिख सकते हैं। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट, यहाँ पर 1/2 बच गया और 3/6 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 1/2। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो ये किस में है? प्रोपोर्शन में है। तो इन दोनों एग्जांपल से कुछ समझ आया कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन जब हमें दो रेशियो की वैल्यू दे रखी हो और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों रेशियो की वैल्यू सेम आई है या नहीं। अगर वैल्यू सेम आई है तो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, अगर वैल्यू सेम नहीं आई तो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 30:40 20:50 प्रोपोर्शन में है या नहीं। दोनों रेशियो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमने चेक किया कि इनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं। इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आई तो ये किसमें नहीं है? प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट हमने अनदर एग्जांपल लिया 10:20 30:60। अब इन दोनों रेशियो को चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 आ रही है। अब दोनों वैल्यू इक्वल है, इट मींस ये किसमें है? रेशियो प्रोपोर्शन में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि प्रोपोर्शन
क्या होता है। अब प्रोपोर्शन का सिंबल बता दिया, दो रेशियो लगाए जाते हैं। अब ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 10:20। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, 4 डॉट, 1:30:60। तो प्रोपोर्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो रेशियो लिखेंगे और दो रेशियो के बीच में 4 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब पहले वाला रेशियो दूसरे रेशियो के साथ किस में है, प्रोपोर्शन में है। अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हमें देखते हैं कि प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। कैसे आएंगे, चेक द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। हमें चेक करना है जो रेशियो दे रखी है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट है 1:5 एंड 3:15। तो ये चेक करना है प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो 1:5, दूसरा क्या है 3:15। दो रेशियो दे रखे हैं हमारे पास, हमें चेक करना है ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो 1:5 को 1/5 लिखेंगे और 3:15 को 3/15 लिखेंगे। 1/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 3/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ऊपर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है, इक्वल हो गया। और इफ टू रेशियो आर इक्वल देन द टू रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल है तो वो रेशियो किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास दो रेशियो दे रखा था, फिर हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो मतलब किसमें, दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही चेक करना है कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। 4:12 और 9:27। 4:12 को क्या लिख सकते हैं, 4/12 और 9:27 को 9/27। अब ये दोनों ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ रहा है, 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 आ गया। अब ये 9/27, 9 3 जा 27, तो दोनों 9 से कैंसिल हो रहे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये भी 1/3। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जो हमारे रेशियो दे रखी है वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, तब दो रेशियो प्रोपोर्शन में हो, दो रेशियो की सेम वैल्यू आए तो कैसे लिखेंगे, दोनों रेशियो लिख के बीच में 4 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब यही है कि ये दोनों रेशियो किस में दे रखे हैं, प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि प्रोपोर्शन होता क्या है और प्रोपोर्शन में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने इस चैप्टर में रेशियो पढ़ा, रेशियो पे बेस कुछ एग्जाम्पल पढ़े, देन हमने इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल भी किए। अब हम नेक्स्ट जो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यूनिटरी मेथड। अब हमें यूनिटरी मेथड के ऊपर डिस्कस करना है। यूनिटरी मेथड अपने आप में बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है और इसका यूज हर जगह होता है। यूनिटरी मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और एग्जाम में यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं, तो इस मेथड को हमें पूरे ध्यान से देखना है। यूनिटरी मेथड होता क्या है, तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, जब हमें किसी ज्यादा चीज की वैल्यू दे रखी हो और जैसे हमारे पास कुछ ज्यादा चीज की वैल्यू दे रखी है
और हमें 1 की फाइंड आउट करके फिर हम किसी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 2 पेन आर 4 रुपीज। 2 पेन की कॉस्ट क्या है, 4 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अब तुम शॉपकीपर के पास जाते हो और शॉपकीपर तुम्हें कहता है कि 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए। क्लियर। वो ये नहीं बताता कि 1 पेन की कॉस्ट इतनी है। अगर 1 पेन की कॉस्ट बताएगा तो तुम इजीली उसको काउंट करके दे सकते हो, बट उसने बता दिया, तुमने पूछा ये पेन का जो डब्बा रखा है इसकी कॉस्ट क्या है, ये जो पेन है इनकी कॉस्ट क्या है, तो उसने बताया कि 2 पेन 4 रुपए के आ रहे हैं और तुम्हें कितने पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए। अब तुम दुकानदार को कितने रुपए दे के आओगे, तो उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, तभी तो तुम 10 पेन के रुपए दे के आओगे। तो पहले क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन क्या दे रखा है, 2 पेन। 2 पेन की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए। तो पहले हमें 1 पेन की निकालनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अभी देखो यहाँ पर तो तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 पेन 4 रुपए के आ रहे हैं, तो 1 पेन 2 रुपए का आएगा। पर ये स्टेटमेंट बड़ी भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, इसलिए हमें मेथड पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ज्यादा से कम की वैल्यू निकालनी हो, ज्यादा चीज से कम चीज की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे, डिवाइड। क्योंकि 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए है तो 1 पेन की कॉस्ट तो कम ही आएगी, तो ज्यादा से कम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। ज्यादा पेन की कॉस्ट दे रखी है और कम की निकालनी है, तो हम डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 2 रुपीज, और हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अब तुम बताओ, 1 पेन की कॉस्ट 2 रुपए है। अब जो ये दे रखा था ना 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए, इसकी कोई वैल्यू, इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज यही तक था हमें 1 पेन की वैल्यू निकालने के लिए। अब 1 पेन की 2 रुपए है और 10 पेन की निकालनी है, तो 1 से क्या जा रहा है, 10। तो ज्यादा की निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए, कितने की निकालनी है, 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो कितने रुपए आ गए, 20 रुपीज आ गए। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये हमारा यूनिटरी मेथड है कि ज्यादा चीज की वैल्यू निकाल दे रखी है और हमें पूछ रखा है कि और किसी अलग चीज की वैल्यू पूछ रखी है कि 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए है, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी, ये फाइंड आउट करना हमें, ये होता है यूनिटरी मेथड। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन कैसे किया हमने। हमारे पास 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए दे रखी है और 10 पेन की कॉस्ट निकलवा रखी है, तो हमें देखो किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हम मार्केट में फ्रूट लेने जाते हैं, तो क्या हम हमेशा 1 केजी की वैल्यू पूछते हैं ना, कि हम पूछते हैं एप्पल क्या रेट है, तो 1 केजी के अकॉर्डिंग बताता है। तो यहाँ पर दुकानदार ने 2 पेन की कॉस्ट 4 रुपए बता दी। अब हमें एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमने 1 पेन की कॉस्ट निकाली। अब 2 से 1 की निकाल रहे हैं, तो ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, और ज्यादा से कम आएंगे, ज्यादा चीज से कम चीज की वैल्यू निकालेंगे तो कम चीज की तो वैल्यू कम ही आएगी, और कम के लिए क्या करेंगे, डिवीजन। तो यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट क्या आ गई, हमने 4 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो 2 आ गई। फिर हमने क्या निकाली, 1 पेन की कॉस्ट तो अब हमें पता चल गई। अब हमें 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 की कॉस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 रुपीज आ जाएगा।
तो देखो इसमें दो स्टेप है। एक तो ज्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, और कम चीज से ज्यादा चीज की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों स्टेप को बड़े ही ध्यान से रखना है याद कि कम ज्यादा से कम चीज की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड, कम चीज से ज्यादा की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई। अब हम इस पे बेसिक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर हमारा यूनिटरी मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यूनिटरी मेथड पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस इज 210 रुपीज। हमारे पास जूस के कैन दे रखे 6, उनकी कॉस्ट 6, हमने 6 कौन खरीदे जूस के, वो कितने रुपए में आए, 210 रुपए में। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें 4 कैन खरीदने हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने 6 कैन के रुपए बता के 210 रुपए में मिलेंगे 6 कैन। जैसे कभी कभी होता है ना कि ऐसे 5 kg के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि 5 kg इतने रुपए के आएंगे, तो हमें 2 kg लेना हो तो कितने रुपए देने होंगे, ये भी तो फाइंड आउट करना है। इनका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टडी के अकॉर्ड साथ साथ हमारा डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल की तरफ से कि 5 किलो आलू 100 रुपए के आएंगे और तुम्हें लेने हो 2 kg आलू, तो तुम कैसे दोगे रुपए, उसके लिए यूनिटरी मेथड इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ 6 कैन कितनी है, 6 कैन ऑफ जूस, जूस के 6 कैन की वैल्यू कितनी है, 210 रुपए। तो पहले हम कितने की भी दे रखी हो हमें 1 की निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, 1 की कितनी आएगी, 6 से 1 पे जा रहे हैं, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं तो डिवाइड करोगे। अब ये तो पता चल गया ज्यादा से कम पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, पर किससे किसको डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 210 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब कैंसिल करो, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 0। अब फिर कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 रुपीज आ गया एक कैन की कॉस्ट। निकालनी कितने की है, 4 कैन की निकालनी है। अब हमारे पास एक कैन ऑफ जूस की कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज है, और हमें निकालने किसने की है, 4 की। तो कम से ज्यादा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक की कॉस्ट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने की कॉस्ट आ जाएगी, 4 कैन की। 4 5 जा 22 कैरी, 4 3 जा 12 2 14। तो अगर हमें 4 कैन ऑफ जूस खरीदने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो ये होता है यूनिटरी मेथड। ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, कम की निकालनी है तो डिवाइड करेंगे, और कम की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो 12th चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें जो जो टॉपिक यूज होंगे उस सभी का हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पर हमने पूरा ओवरव्यू लिया कि चैप्टर में क्या क्या आना चाहिए, हमें क्या क्या करना है। अब हमारा इस 12th चैप्टर का जो बेसिक था वो क्लियर हो गया है। अब एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें इसी बेसिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन और बेसिक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।